हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जो प्रश्नावली 5.2 का जो क्वेश्चन बच गया था उसको हम लोग आज फिर से सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक बना लिए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो निकालना क्या है कि जो 3 अंकों वाली संख्या है वो टोटल कितनी संख्या 7 से विभाजित हो रही है। तो इसके लिए सबसे पहले देखेंगे 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है। 100 से स्टार्ट होती है, 100, 101 और 999 पे खत्म हो जाती है। तो इतना सारा संख्या 3 अंकों वाली संख्या है। तो हमको पता करना है कि 7 से विभाजित कौन है। तो अब इसमें देखेंगे इसके बीच कौन सी संख्या होंगी जो 7 से विभाजित होगी। तो देखो 100 नहीं होगा, 101 नहीं होगा, 102 नहीं होगा, 103 नहीं होगा, 104 नहीं होगा, 105 होगा जो 7 से विभाजित होगा। 3 अंकों वाली संख्या 7 से विभाजित हो रही है। फिर इसके अगला संख्या जो 7 से विभाजित होगा इसमें और 7 ऐड कर देंगे तो अगला संख्या 112 जो आएगा 7 से विभाजित हो जाएगा। तो हम एक एपी बना लेंगे सबसे पहले। तो पहला संख्या क्या हो गया एपी का 105, दूसरा संख्या 112, तीसरा संख्या 119 आएगा। ये स्टार्टिंग से है। अब इस तरह डॉट 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 आगे तक भी जाएगा। और आगे हम देख रहे हैं कि लास्ट संख्या 3 अंकों वाली है 999। तो लास्ट में कौन सी संख्या 7 से विभाजित होगी। तो अगर 999 को डिवाइड करेंगे तो ये 7 से विभाजित नहीं होगी। इसके पहले वाली संख्या 998, 998 वो भी विभाजित नहीं होगा। 997 भी नहीं होगा। अगर 994 लिखे लास्ट वाला संख्या जो 9 से मतलब कि 994 जो होगा 7 से विभाजित होगा। और इसके तो लास्ट वाला संख्या 994 होगा। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, शुरू और लास्ट वाला क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमको निकालना है 3 अंकों वाली कितनी संख्या होगी, नंबर निकालना है कि कितना होगा जो 7 से विभाजित होगा। तो हम एपी में नंबर्स कैसे निकालते थे, मतलब नंबर्स कहने का मतलब टोटल कितने पद है इसको हम निकालते थे। जब हमको प्रथम पद मालूम होता था, सारबंतर मालूम होता था और लास्ट पद, कहने का मतलब अगर एपी में n पद है तो अगर ये A1 होता है, A2 होता है तो लास्ट वाला AN। तो इससे हमको अगर तीन चीज मालूम रहता था, ए सारबंतर और AN, तो नंबर ऑफ मतलब टोटल संख्या उस एपी का मालूम चल जाता था। तो यहाँ से हम लिखेंगे A बराबर 105। अब सार बनतर जो आएगा 112 माइनस 5, 7 का डिफरेंस है तो सार बनतर आ गया 7। और एन जो है हम मान लेते हैं यहाँ पे एक स्टेप और लिखेंगे कि माना कि कुल एन संख्या 7 से विभाजित है। तो यहाँ पे A1 पता है 105 है, यही सब ना 7 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी, 105 है, 112। देखो इसके अलावा जो जो लिख रहे हैं यही सब संख्या 7 से विभाजित होगी। इसके अलावा कोई भी 3 अंक की संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। तो अब हमको पता करना है कि इसमें टोटल कितनी संख्या होगी जो 7 से विभाजित हो जाएगी। तो हम मान लिए कि कुल n संख्या 3 अंकों वाली, मान लिए कि 3 अंकों वाली कुल n संख्या 7 से विभाजित है। तो अगर पहला संख्या जो विभाजित हो रहा है A1 है तो लास्ट वाला AN होगा। तो AN दिया हुआ है 994। अब फॉर्मूला होता है n का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994 हो जाएगा। अब सबका वैल्यू रख देंगे। तो a का वैल्यू 105 है। यहाँ पे a की जगह 105 रखेंगे। n तो निकालना ही है, n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो सार बनता है 7 आ रहा है बराबर 994। अब n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में 994 माइनस 150 है। 14 में से 5 गया 9 और ये 8 और 9 में से 1 गया 8, मतलब n माइनस 1 इंटू 7 बराबर हो गया 889। n माइनस 1 बराबर 889 बाई इधर 7 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो 7 एकम 7, 18, 7 दूनी 14, 7 सत्तर 49। तो n माइनस 1 आ गया 127। अब n बराबर आ जाएगा 127 प्लस 1, कहने का मतलब कि n का वैल्यू कितना आ गया 128। तो 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाजित है वो कितना आ गया 128। तो यहाँ पे एन एपी में क्या दे रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म। तो हम वही तो हम मान रहे थे नंबर ऑफ टर्म यही निकालना था। क्योंकि देखो इस जो एपी बना इसमें सारा संख्या जो आएगा 7 से विभाजित होने वाले संख्या आएगा। तो टोटल कितना संख्या आ रहा है
जो n निकलेगा वही देगा कि 3 अंकों वाली संख्या है 7 से विभाजित है। तो इस तरह से कोई भी ऐसा क्वेश्चन देगा जो कि कोई नंबर दे देगा, कहेगा कितना 7 से विभाजित है, या फिर 7 की जगह कुछ भी 5 6, तो हम सबसे पहले शुरू से मतलब उतना अंकों वाली संख्या को हम लिख लेंगे और हम देखेंगे कि जो इस अंक से विभाजित है उससे हम विभाजित करके स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला दोनों तरफ से हम जो संख्या विभाजित हो रही है उसको लिखेंगे और टोटल एपी का फॉर्मूला लगा करके एन निकाल देंगे। अब इसी का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जो इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। वहां कह रहा था विभाजित होना, विभाजित होना मतलब जो भाग दे के कट रहा है, और गुणज मतलब 4 से जो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कितना दिया हुआ है यहाँ पे भी देखो 10 दिया हुआ है, तो 10 11 12 इस तरह से लेकर के कह रहा है कि 250 के बीच 4 के गुणज कितने हैं, मतलब 4 से गुना होने वाला संख्या कौन कौन सा है। तो 10 तो होगा नहीं, 11 नहीं होगा, 12 होगा। उसी तरह से अगर 13 14 15 ये तीनों तो 4 का गुणज नहीं होगा, 4 से गुना नहीं हो रहा। फिर 16 आएगा, तो 12 हम इसको कैसे लिखेंगे, एक एपी में बनाएंगे तो 12 16, और इस तरह से अगर अगला संख्या लिखेंगे तो 20 4 का गुणज मतलब 4 4 जोड़ेंगे तो 4 का गुणज हो जाएगा। डॉट डॉट डॉट, इसमें भी टोटल नंबर निकालना है तो हम स्टार्टिंग से लिखते हैं। हम लास्ट का क्या कर रहा था, 250, तो 250 4 का गुणज नहीं होगा। अगर 249 भी करें तो 4 का गुणज नहीं होगा। अगर 248 रहे तो ये 4 6 24 4 दूनी 8, मतलब कि 248 जो लास्ट संख्या आएगा 248 जो 4 का गुणज होगा, किसके किसके बीच, 10 और 250 के बीच। तो 10 और 250 के बीच जो 4 का गुणज है उसका एपी इस पैटर्न में बन रहा है। तो एक एपी बना रहा है और एपी का यूज करके ही हम टोटल नंबर निकालेंगे जो 4 का गुणज है। तो ए बराबर 12 हो गया, 4 बनते हैं, डी आ जाएगा, 4 4 का सब में डिफरेंस है तो 4, और ए एन आ जाएगा 248। तो एन ही हमको मालूम करना है। इसके बीच में हम मान लेते हैं कि ये पहला A1 हो गया, A2 हो गया, तो ये एन है, तो हम मान लेंगे कि ये एनवा टर्म इतना आ रहा है, मतलब टोटल इसमें एन नंबर है। तो अगर एन का वैल्यू आ जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि 10 और 250 के बीच 4 का गुणज जो है एन है। तो एन बराबर A+n-1 इंटू डी बराबर 248। अब ए का वैल्यू 12 है, एन का वैल्यू निकालना है, और डी का वैल्यू 4 इक्वल टू 248। 248 में से 12 माइनस करेंगे, n-1 इंटू 4 बराबर 248 माइनस 12, 12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 236, n-1 इंटू 4। अब यहाँ से n-1 बराबर हो जाएगा 4, इधर गुना में है तो इधर जाकर के भाग में, n-1 बराबर ये 4 पचे 20 4 9 36, 59 बार में कट जाएगा तो n का वैल्यू आ गया 59 प्लस 1, मतलब कि n का वैल्यू आ गया 60। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 और 225, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज की संख्या बराबर आ जाएगा 60। देखो वही है ना, क्वेश्चन में बस वही दिया है कि 10 और 250 के बीच 4 का कितना गुणज निकालना है। तो हम मान लिए शुरू क्या से किए हैं, 12 16 जो 4 का गुणज है, और लास्ट हो रहा है 248 से, तो हम मान लेंगे कि टोटल एन है, तो ये सारा जो है 4 का गुणज ही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर पहला के A1 माने हैं और लास्ट वाला को AN, तो इसमें n टर्म है, और n टर्म है तो जो n का वैल्यू आ जाएगा वही उतना संख्या जो होगा 4 का गुणज होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, एक में दो समांतर श्रेणी दिया है। समांतर श्रेणी कौन कौन सा है इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो एक समांतर श्रेणी एपी जो 1 दिया है 63 मान लेते हैं, एक AP1 दिया है, दूसरा है AP2, हम मान लेते हैं कि पहला AP1 है, और AP2 जो दिया है 3 10 17 दिया है। तो कह रहा है कि n का किस मान के लिए दोनों AP जो दोनों समांतर श्रेणियां हैं उसका nवा पद बराबर है। nवा पद बराबर कहने का मतलब जो अगर इसको AP1 माने है तो इसका nवा पद को हम लिखेंगे AN1, और इसका AP2 माने हैं तो nवा पद को लिखेंगे AN2।
तो कह रहा है कि n का किस मान के लिए, मतलब n का क्या वैल्यू आएगा जिसके कारण दोनों का nवां पद बराबर होगा। तो प्रश्न से इसमें क्या दे रहा है कि दोनों का nवां पद बराबर है, मतलब an1 बराबर an2 है। तो n1 को हम कैसे लिखेंगे, a प्लस दोनों का n के किस मान के लिए, मतलब दोनों का nवां पद बराबर है, मतलब n सेम है, तभी ना nवां पद इक्वल कहने का मतलब नंबर ऑफ टर्म दोनों में, सॉरी n के किस मान के लिए, तो हमको n का वैल्यू निकालना है कि n के किस मान के लिए। तो हम मान लेते हैं कि n-1 इंटू डी, और इसमें हो जाएगा a प्लस, यहाँ पे a1 लिख देते हैं, यहाँ पे a2 लिख देते हैं, प्लस n1 बराबर n2 हो जाएगा n-1 इंटू डी। अब a1 की जगह पे इसमें देखेंगे तो a1 63 है, और जो d है शार्प अंतर वो है 65 में से 63 गया तो 2, मतलब 63 प्लस n-1 इंटू, दोनों का nवां पद निकालना है तो इसमें भी an-1 के है और इसका भी nवां पद होगा an-1। देखो यहाँ पे n1 मतलब n1वां पद नहीं, हम 1 सबस्क्रिप्ट में दिए हैं ap1 के लिए, मतलब an जो है an1 जो है ये पहला एपी के लिए nवां पद है, तो n पहला एपी का nवां पद यहाँ पे n-1 इंटू डी करेंगे, और दूसरा एपी के लिए nवां पद होगा a2 प्लस n-1 इंटू डी। दोनों का nवां पद को ही निकाल करके बराबर कर देना है, तो a2 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, a2 बराबर आ जाएगा 3, और यहाँ से जो d2 आ जाएगा, अगर इसको d1 माने तो d2 आ जाएगा 10 में से 3 गया 7, मतलब n-1 इंटू 7। अब इसको n वाले को एक तरफ ले जाते हैं, बाकी सबको एक तरफ, तो यहाँ से 63 इधर लेके चले जाएंगे 3 को, तो 63 माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ पे n-1 इंटू 7, इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू n-1, और इधर वाला n को इस साइड ले जाएंगे, इधर वाला n प्लस में है तो इधर जाकर के माइनस में आ जाएगा, तो ये है n-1 इंटू टी 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू n-1। अब 63 में से 3 गया तो 60 आ गया, यहाँ पे 7n-1 में से 2n-1 चला गया तो आ जाएगा 5n-1। अब ये 12 बार में कट जाएगा तो 12 बराबर n-1। अब n बराबर आ गया 12 प्लस 1, तो n बराबर 13, मतलब दोनों एपी का जो 13 पद a13 आएगा, a13 पहला एपी के लिए और दूसरा एपी के लिए a13 जो आएगा दोनों बराबर होगा। देखो हम निकाल के भी देख सकते हैं, अगर पहला एपी के लिए a13 1 निकालेंगे तो a इसका दिया था 63 प्लस 13 में से 1 गया 12 इंटू 2, तो 63 प्लस 24, ये आ जाएगा 4 3 7 6 2 8, और ए 13 2, मतलब दूसरे एपी के लिए 13वां पद निकालेंगे तो ए इसमें दिया हुआ था 3 प्लस 13 में से 1 गया 12, और इसमें 7 4 बनकर 7 है, तो आ जाएगा 3 प्लस 84। देखो तो दोनों का वैल्यू आ रहा है इक्वल की नहीं, मतलब दोनों का n का वैल्यू अगर 13 रखेंगे तो दोनों का nवां पद बराबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। दिया क्या है, तीसरा पद कहने का मतलब a3 दिया है 16, और कह रहा है सातवां पद जो है पांचवें पद से बड़ा अधिक है। सातवां पद मतलब a7 पांचवें पद से, तो सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, मतलब सातवां पद जो है पांचवा पद में 12 ऐड करेंगे तब आएगा। तो इस तरह से दिया हुआ a3 बराबर 16 दिया है, तो a7 बराबर क्या हम लिख सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। a7 को सोल्व करेंगे तो a प्लस 6d, और a5 को सोल्व करेंगे तो a प्लस 4d बराबर a प्लस 12। देखो दोनों तरफ ए कॉमन है, एक ही एपी सेम दिया हुआ, सेम एपी का, एक ही एपी का है, तीसरा पद है, सातवां पद है, पांचवा पद है, तो सबके लिए पहला पद बराबर होगा। अगर सेम एपी रहेगा तो कॉमन डिफरेंस भी सबके लिए बराबर होगा, तो ए से कैंसिल हो गया और ये बच गया 6d माइनस 4d बराबर 12, इधर प्लस 12 था तो यहाँ आ गया 2d बराबर 12, मतलब सार अंतर जो आ गया 12/2 6। तो एपी ज्ञात करना है, एपी ज्ञात करना है मतलब कि ए प्लस डी ए प्लस 2d ऐसे आना चाहिए। तो ये तो डी आ गया, अब a3 कितना दिया है 16, तो a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 16। यहाँ पे d का वैल्यू रखेंगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा, तो a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 6 बराबर 16, तो a बराबर आ जाएगा 16 माइनस 12, मतलब एपी का पहला पद जो आया 4 आया और सार बनकर 6 आया,
तो एपी हम कैसे लिखते हैं? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। इस तरह से एपी में हमेशा एक एक डी बढ़ाते जाते हैं। तो ए कितना है? 4। दूसरा पद आ जाएगा 4 + 6। तीसरा पद होगा 4 + 2 × 6। चौथा पद होगा 4 + 3 × 6। इस तरह डॉट 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 आगे तक बढ़ेगा। मतलब क्या हो गया? 4 10 12 4 16 17 18 4 20। इस तरह से। या फिर ऐसे भी हमें भी एक और तरीका है कि हम पहला पद लिख लिए, अब इसके अगला पद में इसमें हम डी जोड़ेंगे। तो 4 + 6 10। अब इसके अगला पद लिखेंगे तो इसमें डी जोड़ेंगे। हर एक अगला पद हम लिखते हैं पिछले पद में डी को ऐड करके। तो 10 + 4 14 आ गया। फिर इसके अगला वाला पद लिखना है, यहाँ पे 10 + 6 16 आ जाएगा। डी का वैल्यू 6 है, तो 10 + 6 16 आ जाएगा। फिर इसके अगला पद, तो फिर इसमें छोड़ जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी ये 20 छतिया 18 4 22, ये वैल्यू आएगा 22। तो ये एक एपी एपी पूछ ही रहा था कि एपी क्या होगा, तो ये एपी हो जाएगा, यही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17 में क्या कह रहा है कि एपी दिया है, एक एपी क्या दिया हुआ है? एपी जो है 3 8 13 डॉट डॉट डॉट, देखो 253। तो इसमें कहना है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से मतलब कि इधर से 20वां पद ज्ञात करना। हम हमेशा जो फॉर्मूला निकालते हैं, ये हम इसको A1 मानते हैं, A2 मानते हैं, A3 मानते हैं और इसको AN। तो हमेशा हमको nवां पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है? A + n - 1 × D। तो ये n पद कहाँ से होता है? शुरू से होता है, क्योंकि हम पहला इसको A1 मानते हैं, तो ये लास्ट वाला AN होता है। तो इसमें कह रहा है जो फॉर्मूला दिया है, तो ये शुरू से 20वां पद कहता है, स्टार्टिंग से सिर्फ कहता है 20वां पद, मतलब स्टार्टिंग से। लेकिन यहाँ पे मेंशन क्या किया हुआ है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब कि अब इस इधर से 20वां पद ज्ञात करना है कि क्या होगा। और फॉर्मूला हमको इधर से पता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले एपी में टोटल कितना पद है वो निकाल लेंगे। तो वो आसानी से मालूम चल जाएगा, क्योंकि ए पता है, डी पता है, 8 - 3 = 5 और एन पता है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म, कुल पदों की संख्या निकल जाएगा। तो a प्लस n का वैल्यू जो देगा कुल पदों की संख्या देगा, n - 1 × d = 253। अब a का वैल्यू है 5 प्लस n - 1, d का वैल्यू, यहाँ पे a का वैल्यू है 3, d का वैल्यू है d और ये 5 253। अब इधर से 3 को उधर लेके चले जाएंगे तो आ जाएगा 253 में से 5 गया तो ये आ जाएगा, 253 में से 3 गया तो आएगा 250। ये बार बार डी वाला कॉमन टर्म बोला जा रहा है। 253 में से 3 गया, n - 1 इंटू के जगह पे ये मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे, क्योंकि ऐसे लगता है कहीं कहीं दशमलव जैसा, बराबर 250। अब यहाँ से n - 1 बराबर आ जाएगा 250/5। इधर गुना में तो इधर जाएगा तो भागा में, बराबर 50। n बराबर आ जाएगा 50 + 1, मतलब n बराबर आ जाएगा 51। तो इस एपी में जो एपी दिया है 3 8 13 वाला, इसमें टोटल कितना पद हुआ? तो 51 पद हुआ। अब देखो कोई सा भी, जैसे कोई भी एक सीरीज दिया है, बहुत सारा नंबर दिया है, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो इसमें देखो शुरू से, तो जैसे 4 को ही ले लो, तो 4 क्या है? स्टार्टिंग से देखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पद है कि नहीं? लेकिन लास्ट से अगर देखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा। अब स्टार्टिंग से देखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा है, चौथा है, लेकिन लास्ट से देखेंगे तो 1 2 3, मतलब ये तीसरा पद है। तो हम हमेशा से देख रहे हैं, हम कोई भी बहुत सारा नंबर दिया रहेगा तो उसमें अगर कोई पद स्टार्टिंग से पूछ रहा है, तो स्टार्टिंग से कोई पद जो होगा वो लास्ट से भी, जैसे स्टार्टिंग से चौथा पद है तो लास्ट से तीसरा आ रहा, मतलब कि जो स्टार्टिंग से कोई पद आ रहा है कि स्टार्टिंग से इतना पद है, तो उसका लास्ट से भी कोई ना कोई पद होगा। तो ये हम जो लास्ट से कैसे निकालते हैं, तो लास्ट अगर हमको कुल मालूम चला जाएगा कि कुल पद कितना है? 6 है। तो स्टार्टिंग से कह रहा है कि चौथा है, मतलब या लास्ट से कह रहा है कि तीसरा है। तो लास्ट से कह रहा है तीसरा है, तो हम इसको स्टार्टिंग से कैसे निकालेंगे? तो टोटल पद कितना है? 6। और लास्ट से कितना कह रहा है? तीसरा है, तो 6 में से 3 ऐड करेंगे, 6 में से 3 को घटाएंगे तो 6 में से 3 गया 3, और इसमें से एक ऐड कर देंगे तो 3 + 1। देखो तो जो लास्ट से अंतिम से तीसरा पद था, वही हम अगर टोटल नंबर ऑफ पद मतलब कि टोटल पद पता हो तो
स्टार्टिंग से भी हमको पता चल जाएगा कि वो कौन सा पद है। जैसे इसमें लास्ट से तीसरा था, तो स्टार्टिंग से हम कैसे निकालें, टोटल पद माइनस जो लास्ट से पद था प्लस वन। तो इसमें भी हमको मालूम चल गया कितना है, टोटल पद 51 आ रहा है, और लास्ट लास्ट से कह रहा अंतिम से कह रहा है, अंतिम से कौन सा पद निकालने कह रहा है, 20वां। तो अंतिम से 20वां पद, तो हमको फॉर्मूला पता है शुरू से, तो जो अंतिम से 20वां पद होगा वो शुरू से भी कोई सा पद होगा। तो हम अगर हमको मालूम चल जाएगा कि जो अंतिम से 20वां पद है वो स्टार्टिंग से कौन सा पद है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अंतिम से 20वां पद जो होगा वो शुरू से या फिर शुरू से अंतिम से 20वां पद को हम लिख सकते हैं। इतना लिखने का जरूरत ही नहीं, अंतिम से 20वां पद को हम अगर इसको एल से डिनोट करें, एल लास्ट से, तो ए एल 20 हो जाएगा। तो अब एल 20, तो ए 20 क्या होगा, एल लास्ट से है, मतलब अंतिम से 20वां पद को ए एल 20 कह रहे हैं, तो ए जो होगा या स्टार्टिंग से कौन सा पद होगा, मतलब हम मान रहे हैं कि ए बराबर ए एम हो जाएगा। एम क्या है, शुरू से एल 20 का स्थान, एम जो है हम मान लिए हैं कि शुरू से एल 20 का स्थान, मतलब जहां पे एल 20 रहेगा लास्ट से जो 20वां पद है वही एम है। एम क्या है, शुरू से एल 20 का स्थान है। तो एम को कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ पद कितना आया है, एन, एन में से घटा देंगे, लास्ट से 20वां कह रहा था, तो टोटल पद में से 20 घटाएंगे और प्लस वन कर देंगे, मतलब एम बराबर जो आ जाएगा, एम बराबर जो आ जाएगा, यहाँ पे एम नहीं, एम तो हम शुरू से, एम बराबर आ जाएगा 51 माइनस 20 प्लस वन। अब 51 में से गया 20, तो 31 प्लस वन बराबर एम बराबर 32। तो जो एल 20 होगा किसके बराबर होगा, ए 32 के बराबर। क्यों होगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग से अंतिम से 20वां पद बराबर, यहाँ पे लिख लेते हैं अंतिम से बराबर शुरू से 32वां पद हो जाएगा कि नहीं। और क्यों होगा, क्योंकि इसमें कुल पद जो दिया है 51 है, तभी ऐसा होगा। हम देखो इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, तो हमको निकालना है एल 20। एल 20 लास्ट से तो हमको पता नहीं है, लेकिन हमको शुरू से पता करने का फॉर्मूला है, तो ए 32 एन हमको निकालने का फॉर्मूला पता है, तो एन बराबर हो जाएगा ए प्लस 32 माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे ए का वैल्यू 3 था, और 32 में से वन गया, 31 इंटू डी का वैल्यू 5 था, तो 3 प्लस 5, 3 × 5 = 15, ये आ जाएगा 158। मतलब अंतिम से 20वां पद ये आया, 20वां पद जो होगा इस एपी का 158 होगा। या फिर एक और तरीका बना सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे लास्ट से पूछ रहा था, अंतिम से 20वां पद पूछ रहा था, तो इसको हम उल्टा लिख कर दे, इस एपी को उल्टा ही लिख देते हैं। तो सेकेंड मेथड में हम क्या कर सकते हैं, एपी को जैसे 3 8 13 डॉट 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 253 था, तो ये अंतिम से 20वां पूछ रहा है, तो इस एपी को हम अंतिम रिवर्स कर देते हैं 253। या 253 के पहले यहाँ क्या सब में 5 5 ऐड हो रहा था, ये 248 होगा, तो 248 डॉट 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 यहाँ पे 13 8 5 हो जाएगा। इसको रिवर्स कर देते हैं, इधर से ही पूछ रहा था, मतलब इसको A1 मान लेंगे तो निकल जाएगा। अब देखो इस एपी में ए का वैल्यू कितना आ गया, 253। इधर से पूछ रहा था, इधर से कह रहा था कि 20वां पद कौन सा होगा, तो इसको हम पहले लिख दिए थे, इधर से 20वां पद जो होगा ये दोनों बराबर ही आएगा। तो डी बराबर यहाँ बस उलटने से, एपी को रिवर्स करने से बस डी का वैल्यू, ए का वैल्यू तो पता चल रहा है, डी का वैल्यू जो होगा, डी का साइन चेंज हो जाएगा। अब डी बराबर 248 माइनस 253, ये आ जाएगा -5। देखो तो डी का वैल्यू पहले आया था +5, यहाँ आ रहा -5। तो हमको अंतिम से 20वां पद यहाँ पे एल 20, तो यहाँ पे A20 आ जाएगा, इस एपी के लिए A20 होगा।
तो A20 बराबर A प्लस 19D। अब इस एपी के लिए 253 प्लस 19 इंटू -5 आ जाएगा 253 -95। 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया 5, ये भी आ गया 158। दोनों से आंसर सेम ही आएगा। एक में क्या करना है कि हमको अंतिम से निकालने का है, लेकिन अंतिम वाला फॉर्मूला नहीं मालूम है, तो हम सबसे पहले टोटल पद कितना है वो निकाल लेंगे। फिर जो अंतिम से 20वां पद है वो शुरू से कौन सा पद होगा उसको हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो कुल पद में से 20वां जो कह रहा है उतना माइनस करेंगे, प्लस 1 कर देंगे, तो वो शुरू से पद की संख्या आ जाएगा। मतलब m बराबर 32 आया, तो ये शुरू से 32वां पद होगा जो अंतिम से 20वां होगा। तो अब शुरू से हमको मालूम चल गया कि जो अंतिम से 20वां है वही शुरू से 32वां है, तो A32 निकाल देंगे। जो A32 होगा वही L20 का वैल्यू देगा। या फिर सेकेंड मेथड से हम एपी को ही रिवर्स कर देंगे, इधर से शुरू कर अंतिम से कर रहा तो अंतिम को ही हम शुरू में लिख देंगे, और उसके अनुसार एक एपी बन जाएगा। एक एपी से प्रथम पद और सार अंतर निकाल लेंगे तो A20 निकल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। कहने का मतलब है चौथा करा और आठवां करा दोनों का योग, तो A4 प्लस A दोनों का योग 24 है। फिर क्या करें, छठवें और 10वें पदों का योग 44 है, मतलब A6 प्लस A10 बराबर 44 है। देखो एक ही एपी का कह रहा और पूछ क्या रहा कि एपी के पहले 3 पद ज्ञात करें। मतलब मालूम करना है ए प्लस डी ए प्लस 2D, 3 पद हो गया पहले प्रथम, तो प्रथम 3 पद आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, दो लग रहा दो इक्वेशन बनेगा, तो A+4 को लिख सकते हैं, A4 को A+3D, शॉर्टकट में लिखे हैं 8 को A+7D बराबर 24। इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2A प्लस 7 10D बराबर 24। उसी तरह से इसको सोल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे A+5D, और ये को लिखेंगे A+10 को A+9D बराबर 44। ए भी आ गया 2A प्लस 9 5 14 D बराबर 44। अब यहाँ पे इसके पहले क्या आया 2A प्लस 10D, तो 14D को हम लिख सकते हैं 2A प्लस 10D प्लस 4D। इसको लिख सकते हैं कि नहीं, 14D को हम लिखते हैं 10D प्लस 4D, और 2A प्लस 4D का हमको वैल्यू मालूम है बराबर 44। 2A प्लस 10D का वैल्यू है 24 प्लस 4D बराबर 44। तो अब देखो इस वैल्यू को यहाँ रखे हैं, तो यहाँ से एक डी का वैल्यू पता चल जाएगा, तो 4D बराबर 44 माइनस 24, 44 में से 24 गया तो ये आ जाएगा 20। मतलब डी बराबर 5 आ गया। अब जब डी बराबर 5 आ गया तो निकालना क्या है, ए प्लस डी, मतलब अब ए मालूम करना है। तो एक इक्वेशन ले लेते हैं, 2A प्लस 10D बराबर 24, 2A प्लस 10 इंटू 5 बराबर 24, तो 2A प्लस 50 बराबर 24, और 2A बराबर आ जाएगा 24 माइनस 50। 24 में से 50 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 26, मतलब 2A बराबर जो आ जाएगा -26। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 13। तो इस एपी का जो टर्म का योग दिया हुआ था, इस एपी का पहला पद जो आएगा, एपी पहला पद आएगा वो -13 होगा। दूसरा पद उसमें से डी ऐड करेंगे तो -13 प्लस 5, तो -13 प्लस 5 -8 हो जाएगा। अब इसमें से क्या करेंगे, इसमें भी डी ऐड करेंगे तो -8 प्लस 5। अगला पद लिखने के लिए पहले पद में डी ऐड करते हैं, तो -13 प्लस 5, -8 प्लस 5 सॉरी, तो आ जाएगा -3। मतलब एपी का 3 पद, प्रथम 3 पद जो आएगा -13 -8 और -3। क्वेश्चन नंबर अब अगला 19 से, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया के वार्षिक वेतन पर काम शुरू किया और हर साल 200 रुपये की वृद्धि प्राप्त की। क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग में उसको सैलरी कितना था, 5,000 वार्षिक वेतन था, तो स्टार्टिंग में 5,000 पहला साल उसको कितना मिला होगा 5,000। कह रहा कि उसके बाद हर साल 200 रुपये की वृद्धि होती है, तो इसके अगला साल पहले 5,000 था, 200 रुपया बढ़ गया तो 5200 हो गया, फिर इसके अगला साल अब 5200 था, फिर 200 रुपया बढ़ेगा तो ये 5400 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसके आगे इससे बढ़ते जाएगा 200 रुपया हर साल में। तो कह रहा है कि किस वर्ष में उसकी आय 7,000 रुपया तक पहुंच गए, मतलब कि लास्ट उसको कह रहा है कि 7,000 तक कौन से वर्ष में पहुंच गए। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, इसको पहला, अब हम मान लेते हैं कि ये पहला वर्ष मिल रहा है, इसको दूसरा वर्ष, ये तीसरा वर्ष मिला, शुरू यही से किया ना, वार्षिक वेतन पे काम शुरू किया, तो शुरू कर रहा मतलब पहला वर्ष में इसको मिल रहा है, दूसरा वर्ष में, तीसरा वर्ष में मिला, और हम मान लेते हैं कि जो एन वर्ष होगा
यहाँ पे a बराबर 5, d बराबर 200 हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि माना कि nवा वर्ष वेतन जो है 7,000 हो गया। तो ये पहला वर्ष का वेतन था, तो इसको A1 लिखेंगे, इसको A2 लिखेंगे, इसको A3 लिखेंगे, और ये nवां वर्ष का वेतन था तो इसको हम AN लिखेंगे। मतलब AN बराबर 7,000 हो जाएगा। तो n का ही वैल्यू निकालना है, किस वर्ष पहुंच गया, मतलब nवां वर्ष हम माने हैं, तो अगर n का वैल्यू पता चल जाएगा तो ही आंसर आ जाएगा। तो n बराबर 7,000 है। अब इसको लिखेंगे, फॉर्मूला पे बैठाएंगे, a प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर 7,000। अब a का वैल्यू कितना है 5,000, और डी का वैल्यू 200। हर साल 200 रुपया बढ़ रहा है, तो n माइनस वन इंटू 200 बराबर 7,000। अब n माइनस वन इंटू 200 बराबर 7,000 में से 5,000, इधर 5,000 है, इसको ले आएंगे इधर तो माइनस हो जाएगा, माइनस 5,000 घटाएंगे तो ये बचेगा 2,000। मतलब n माइनस वन इंटू 200 बराबर आ गया 2,000। यहाँ से 10 बार में पूरा पूरी कट जाएगा 200 से, तो n माइनस वन बराबर 10 आ गया। अब n बराबर आ गया 10 प्लस वन, मतलब n इक्वल टू 11। तो 11वां वर्ष में n का वैल्यू में पूछ रहा था कि किस वर्ष उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम मान लिए थे कि nवां वर्ष में उसका सैलरी 7,000 हो जाएगा, तो n का वैल्यू आया 11, मतलब 11वां वर्ष में जिस वर्ष से शुरू किया था उसके जब 11 साल हो जाएगा तो सैलरी 7,000 हो जाएगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है कि रामकली ने एक वर्ष के पहले सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। फिर वही बचत करने का मतलब से भी कह रहा कि पहला वर्ष का सप्ताह में, एक सप्ताह में कितना बचत कर रहा है पहला सप्ताह में 5 रुपए, और कह रहा कि और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 1.75 रुपए की वृद्धि की। फिर कह रहा है कि उसके बाद जो है हर सप्ताह में वो 1.75 रुपीज और बचा रही है। तो पहला सप्ताह में 5 रुपया बचा रही थी, अगला सप्ताह में आ जाएगा 5 प्लस 1.75। दूसरा सप्ताह में होगा कि नहीं, कह रहा हर सप्ताह अपने साप्ताहिक बचत में हर सप्ताह वृद्धि कितना कर रही है, तो 1.75 रुपीज। अब इसके अगला सप्ताह जो आएगा 5 प्लस 1.75, दूसरा सप्ताह बचा रही थी, तो तीसरा सप्ताह में जो दूसरा सप्ताह बचा रही थी उसमें और जोड़ देगी 1.75। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो कह रहा है इसमें दिया है कि nवें सप्ताह में, मतलब अगर n तक पहुंच रहा है तो उसका साप्ताहिक बचत ये कुल मिला करके कितना हो जाएगा 20.75। तो n ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमको a पता चल गया कि 5, तो इसको अगर पहला सप्ताह का माने हैं और nवें सप्ताह में इतना रुपया है तो a आ जाएगा, an आ जाएगा। तो a 5 और हर सप्ताह में 1.75 रुपया बचा रहा है, मतलब साल अंतर जो होगा हर सप्ताह में कितना का डिफरेंस आ जा रहा है 1.75 का। और एन दिया है 20.75। तो अब एन निकालना है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 20.75। अब ए का वैल्यू है 5 और एन माइनस वन, डी का वैल्यू 1.75 बराबर 20.7 ये आ गया। अब हम इसको उधर कैलकुलेट कर लेंगे, n माइनस वन इंटू 1.75 बराबर 20.75 माइनस 5। अब 20.75 में से 5 गया तो ये आ जाएगा 15.75, इधर उतना ही रह जाएगा n माइनस वन इंटू 1.75। अब n का वैल्यू निकालेंगे तो इधर 1.75 मल्टीप्लाई में था तो इधर जा करके भागा में चला जाएगा, 15.75 बाय 1.75। दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, दोनों के नीचे दो दो अंक था दशमलव के बाद, और ये कटेगा, इसको 9 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। तो यहाँ पे n माइनस वन बराबर 9, n बराबर 9 प्लस वन, तो n बराबर 10। इसमें ज्ञात करना था n ही, तो ये n 10 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इस एक्सरसाइज का जो प्रश्नावली दिया हुआ है उसका लास्ट क्वेश्चन था। अगले क्लास में हम लोग अगले एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे।